हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एटीज। आज हमारा क्लास 11 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। इसके हम 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स के। आज हमारा तीसरा पार्ट है इसका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, हमने अभी तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा कि जो हमारे राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और उन्हें कोई भी हमसे ले नहीं सकता। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो क्या है, वो एक तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट को एक्चुअली। अब इसका मैं अगर आपका बेसिक एग्जांपल दूं आपको, तो उसमें जैसे कि आपके पास एक बुक है, फॉर एग्जांपल यही बुक है पॉलिटी की, तो इस पॉलिटी की बुक में कुछ कुछ लिखा हुआ है और जो भी यहाँ पे टॉपिक्स गिवन है, ठीक है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के हैं, चाहे डीपीएसपी है, चाहे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, मतलब एक्स वाई जेड कोई भी टॉपिक है यहाँ पे, तो आपके एग्जाम में क्या होगा कि जो एग्जामिनर जो आपका पेपर सेट करेगा तो उसके पास क्या होंगी, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी सीबीएसई। तो जो भी गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी वो गाइडलाइंस क्या होंगी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि 11th क्लास का एग्जाम है तो 12th क्लास की बुक से उठा के दे दो, नहीं। ठीक है, इसी तरह से ये जो जो डीपीएसपी है ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है पॉलिसी बनाने में। फाइन, द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट वांट फ्यूचर गवर्नमेंट टू बी बाउंड बाय सर्टेन पॉलिसी डिसीजन, तो ये उसको हेल्प करती है। ठीक है, और जो हमारे मेकर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करेगी, तो इसीलिए गवर्नमेंट की हेल्प के लिए ये स्टेट पॉलिसी यहाँ पे बनाई गई है। और ये क्या था, और ये कौन कौन से चैलेंजेस जो थे, जो मेकर्स हैं वो फेस कर सकते हैं, लाइक टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी एंड वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन। नेक्स्ट आता है कि अब जो हमारे डीपीएसपी हैं, अगर जो गवर्नमेंट है वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती है तो क्या हम कोर्ट के पास जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल है। अगर जैसे मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में बताया था कि अगर आपके राइट्स हैम्पर हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, लेकिन क्या अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द जुडिशरी, ये एक ऐसा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो कि जुडिशरी को एनफोर्सेबल नहीं है, जुडिशरी इसमें कोई फैसला नहीं सुना सकती। फाइन, अब आता है कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें एक्चुअल में है क्या। उसमें है कि हमारी सोसाइटी के कौन कौन से गोल्स और ऑब्जेक्टिव हमें अडॉप्ट करने चाहिए, द गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट। ठीक है, कुछ ऐसे राइट्स जिससे जो इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी ऐसे कुछ पार्ट हैं जिन्हें इंडिविजुअल को एंजॉय करना चाहिए, मतलब कि उन पे इम्प्लीमेंट हो। कुछ ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए, जब मैं चाहिए वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सजेशंस होते हैं। फाइन, लेकिन एक ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल इग्नोर करती है इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए एक हेल्पिंग टूल है गवर्नमेंट के हाथ में कि वो इसको ध्यान में रखते हुए ही आगे की पॉलिसीज को बनाए। जितनी भी वेलफेयर पॉलिसीज है, जितने भी स्कीम्स हैं, वो सब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाए कि और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाए। नेक्स्ट आता है कि जो डीपीएसपी है ऐसा, और देखो टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट, और अब से पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी है, कौन कौन से पास हो चुकी हैं, लाइक जमींदारी एबॉलिशन बिल, नेशनलाइज्ड बैंक, इनेक्टमेंट न्यूमरस फैक्ट्री लॉज, फिक्स्ड मिनिमम वेजेस, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज वर प्रमोटेड एंड प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये सारी जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अभी तक बनाई हैं, जैसे जमींदारी को अबॉलिश करना, ठीक है, बैंक को नेशनलाइज करना, फैक्ट्री लॉ जिसमें बहुत सारे फैक्ट्री लॉ ऐसे होते थे जिसमें कि
मैन वुमेन को इक्वल वेजेस नहीं मिलते थे, तो उस चीज़ को अबॉलिश किया गया। मिनिमम वेजेस फिक्स किए गए कि इतने वेजेस तो एक लेबर को मिलेगा ही मिलेगा। कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया, जैसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है ना, जहाँ पे जैसे कहीं पे माचिस बनती है, कहीं पे कुछ बनता है, मतलब जो बिल्कुल छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, इनको प्रमोट करना, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की में रिजर्वेशन देना उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, फाइन। और उसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ है, जैसे राइट टू एजुकेशन। डीपीएसपी में क्या क्या इंक्लूड है, राइट टू एजुकेशन, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, अगर आपको पता हो तो। आर्टिकल 21A, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री, पार्शियल राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एंड द मिड डे मील स्कीम, ये सारी चीजें किसमें इंक्लूडेड है, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब एक चीज और हम और इसमें देखते हैं कि जैसे हमने अभी तक फंडामेंटल अपने राइट्स देखे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमने अपने देखे, तो क्या हमें सिर्फ राइट्स ही मिलने चाहिए, क्या हमारी कोई ड्यूटी नहीं है क्या अपने कंट्री को लेकर, अपनी सोसाइटी को लेकर, बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसी इसी चीज का ध्यान रखते हुए देखो, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन नहीं थी, फिर इस चीज को 1976 में अमेंड किया गया, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड। दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 ड्यूटीज वर इन्यूमरेटेड। कितनी ड्यूटीज इंसर्ट की गई थी, 10। However, the constitution does not say about anything about the enforcement of this duty। मैंने बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन we as a citizen we have some duties to defend our country, promote harmony among the citizen and protect our environment। अपने environment को protect करना, अपने citizens के प्रति ऐसे हार्मनी मेंटेन रखना, अपनी कंट्री को डिफेंड करना, तो ये सब क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। It must be noted that our constitution does not make any enjoyment of the rights dependent or conditional upon the fulfillment of duties। In this sense, the inclusion of fundamental duties has not changed the fundamental rights। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को वो चेंज कर देगा, नहीं, ये दोनों अपने आप में एक सेपरेट पार्ट है। फिर आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब जो हमारे राइट्स हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनमें क्या आपस में रिलेशन है। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इधर देख लीजिए पहले आप। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के गोल्स क्या क्या हैं, अब मैंने आपको बताया था कि हमें अपनी सोसाइटी के लिए हमें हार्मनी मेंटेन रखनी चाहिए, वेलफेयर के लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए, रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि सब में जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये नहीं कि सिर्फ एक के पास ही सारे रिसोर्सेज हों। और प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस, हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी पीस को प्रमोट करना। नेक्स्ट आता है जो पॉलिसीज हैं, और कौन कौन सी पॉलिसीज दी गई हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ द यूजफुल कैटल, प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ये सारी पॉलिसीज को इस तरह से प्रमोट किया गया इसमें। फिर आता है नॉन जस्टिशिएबल राइट। ये हमारे नॉन जस्टिशिएबल राइट्स हैं एक्चुअली, जिन्हें कि हम जाके कोर्ट में हम जिसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं ऐसा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डीपीएसपी है, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो, बेसिक डिफरेंस ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और वो क्या है, वो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं हूँ और आप हो, हम दोनों अलग अलग हैं, तो मुझे भी प्रोटेक्ट करते हैं और आपको भी प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी,
पूरी सोसाइटी को वो वेलबींग करता है, ठीक है। किसी एक को इंडिविजुअल को नहीं करता है। However, at times government intend to implement directive principles of state policy, it can come in conflict with the fundamental right of the citizen. लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो फंडामेंटल राइट के चक्कर में डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का मैटर हो जाता है। इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट का मैटर हो भी चुका है, वो है जैसे कि बहुत हमारा जो पहले हमें हमारे पास राइट था कि राइट टू प्रॉपर्टी, कि हम अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, तो वो सब वो क्या था, हमारा फंडामेंटल राइट था। लेकिन डीपीएसपी के अंदर कुछ एक फिर बाद में आया कि अब हम देखो, जितने भी वेलफेयर का काम है, ठीक है, सड़कें बनाना है, जितनी भी रोड्स होती है, जितनी कंस्ट्रक्शन का काम है, वो लैंड पे ही तो बनेगा, वो हवा में तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो सब क्या है, उस लैंड को एक्वायर करना चाहती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लेकिन वो एक्वायर करेगी कैसे, वो तो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। इसी बैटल को ध्यान में रखते हुए फिर अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल 40 वो 44 अमेंडमेंट आर्टिकल किया गया था। ये देखिए 44 अमेंडमेंट किया गया था, उसको रिमूव कर दिया गया था। ये राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि उसको एक सिंपल लीगल राइट बना दिया था आर्टिकल 300A में। ये देखो उधर। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर इसको बाद में बोला था कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। ये कब हुआ था, जब केशवानंद भारती केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके डिसीजन पे उसका डिसीजन यही हुआ था कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। फाइन। तो यही बताया गया था कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सो इम्पोर्टेंट एंड सेक्रेड दैट दे कैन नॉट बी लिमिटेड फॉर इवन द पर्पज फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। फाइन। तो यही हुआ था कि फिर बाद में उसको बोला बेसिक फीचर, कभी मैंने आपको बताया कि वो अमेंड नहीं हो सकते। अभी बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं, ये सब अब हम अपने चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे, जिसमें है द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो तब हम उसको डिटेल में हम वहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा हो चुका है। आपको अगर कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 3 लेकर आएंगे, और आपको इस टॉपिक से या पिछली 2 वीडियो में वो भी आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।